यूपी में दलितों को भड़का रही समाजवादी पार्टी पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा बोले, समाज को बांटने की साजिश कर रही सपा। खबर उन्नाव से है, जहां उन्नाव में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्नाव में एक राष्ट्र एक चुनाव प्रबुद्ध सम्मेलन में पूर्व डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने समाजवादी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सपा दलित समुदाय को सनातन धर्म के अन्य समुदायों से लड़ाने का काम कर रही है। बता दें कि डॉक्टर शर्मा ने स्वामी प्रसाद मौर्य की नियुक्ति का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सपा ने मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर धर्म ग्रंथों का अपमान करवाया है। अबू आजमी से औरंगजेब के पक्ष में बयान दिलवाकर समाज में तनाव फैलाया गया। साथ ही दलित सांसद रामजी लाल सुमन से राणा सांगा पर बयान दिलवाकर दलितों और प्रबुद्ध वर्ग के बीच टकराव पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्व डिप्टी सीएम ने सपा नेता इंद्रजीत सरोज का भी जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरोज के माध्यम से देवताओं के प्रति अपमानजनक बातें कहलवाई गई। डॉक्टर शर्मा ने चेतावनी दी कि दो हाथ करने की बात पर प्रतिक्रिया भी होगी। 2027 के विधानसभा चुनाव के संदर्भ में शर्मा ने कहा कि सपा जानबूझकर ऐसे बयानबाजी कर रही है, इससे समाज में विभाजन पैदा कर राजनीतिक लाभ उठाना चाहती है। उन्होंने जनता से ऐसे लोगों से सतर्क रहने की अपील की जो समाज को बांटकर सत्ता पाना चाहते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध वर्ग, बुद्धिजीवी और स्थानीय नेता मौजूद थे। डॉक्टर शर्मा के इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। नहीं, अब मोदी जी है तब तक चिंता की बात नहीं है। हमारी सेंट्रल की फोर्सेस गई है और ये नराधम शक्तियों को ठीक करना भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी बाबा ने काफी हद तक सफलता पाई है। अब वो दिन दूर नहीं है कि अच्छा वातावरण बंगाल में भी दिखाई पड़ेगा। नहीं, किसने इस्तीफा दे दिया? दलों ने तो लोकसभा और उसमें समर्थन दिया है, उनके सांसदों ने सबने समर्थन दिया है। कहाँ से उनके लोगों ने? तथाकथित हर दल में इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, एक आधा कोई आ जाता है किसी विपक्ष के बहकावे में तो उसको सबकी बात थोड़ी मालूम। जाहिर सी बात है, पार्टी है। उनको चाहिए कि ममता दीदी के पास चले जाए, वो पीड़ितों की जगह साथ में बैठने की जगह जो पीड़ितों को उत्पीड़ित करने वाले लोग हैं उनके साथ बैठकर वो चाय नाश्ता कर रही है। तो ये भी जाके चाय नाश्ता यहाँ के लोग भी जाके कर ले, जो उनको सहानुभूति है। वो वहाँ के पीड़ितों का पीड़ित हिंदू और मुसलमान करके देख रहे हो, आप क्यों नहीं देख रहे हो? हिंदू है इसलिए नहीं जाओगे आप? हिंदू और मुसलमान दोनों को बराबर मानो, ये चलता है, होना चाहिए। लेकिन हिंदू पर अत्याचार होगा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि हम सांप्रदायिक कहलाने लगे। ये तथाकथित छद्म धर्मनिरपेक्षी राजनीतिक दल ये समाज में विग्रह पैदा करना चाहता है। सरकार ने उसके बाद उसका प्रयोग जो भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी उनके विरुद्ध किया। ईडी की शिकायत 2013 में हुई, जो नेशनल हेराल्ड की शिकायत है वो 2013 में हुई, और तब से जांच बैठी जब कांग्रेस की सरकार थी। अब वो जांच चलते चलते अगर आगे आ रही है तो इसमें दोष किसका है? कि आपके समय दर्ज हुआ और अब उसमें सबूत तथ्य इकट्ठा हुए। तो जब आपने ईडी को आपने बनाया, आपकी शिकायत आपके शासन काल में हुई, अब कार्रवाई होने के दिन आए तो आप चिल्ला रहे हो। आप चिल्ला काहे करो? आप अगर निर्दोष हो तो आप सबूत दो, आपके पास तो न्यायालय भी है। गलत काम करोगे तो आप गलत काम का क्या ये चाहोगे कि आप पे फूल बरसाया जाए? इसमें साफ साफ दिया है कि सौवित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय प्राधिकरण इसीलिए बनाया गया है कि आप अपने विद्यालय के जूता, मोजा, पुस्तक इस प्रकार चीज को बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी स्कूल की ड्रेस को 5 साल बीते बगैर बदला नहीं जा सकता है, और जब आप बदलेंगे तो आपको डीआईएस की और डीएम की अनुमति लेनी होगी, तब आप बदल सकते हैं। और अगर शुल्क कोई ज्यादा मांगता है तो एक एप्लीकेशन डीआईएस को देनी होगी या डीएम को देनी होगी। डीएम के अंतर्गत एक कमेटी होती है, उस कमेटी में एक रेगुलेटरी सोसाइटी का एक जो
आपकी जो समितियां हैं, अभिभावक समितियां हैं, उनका एक व्यक्ति होगा, एक इंजीनियर होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा और डीएम अध्यक्ष होगा, वो निर्णय करेगा। अगर शुल्क के निर्णय से कोई संतुष्ट नहीं है तो मंडला आयुक्त के अंतर्गत एक प्राधिकरण बना हुआ है, उसमें जो कमिश्नर होंगे, उसमें एडिशनल डायरेक्टर माध्यमिक होगा, उसमें ज्वाइंट डायरेक्टर माध्यमिक होगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, एक अभिभावक संघ का व्यक्ति होगा, एक प्रबंधक संघ का, जो इस विद्यालय के प्रबंधक संघ की कमेटी होगी, उसका एक व्यक्ति होगा और वो तय करेंगे। फिर भी अगर विद्यालय नहीं मानता है तो उस पर भारी पेनाल्टी लगाने की बात की गई है और अगर फिर भी वो करता है पेनाल्टी देने के बाद भी, तो उनकी मान्यता समाप्त करने तक का प्रावधान इसमें है। जो हित हो, जो हाँ संशोधन करना है जिस धारा में, उसमें संशोधन भी। नहीं, अब ये ऐसे लोग हैं, इन्होंने तो संसद को भी कह दिया था, ये वक्फ अधिनियम ऐसे लोगों के कारण ही आया है। ये जिसके लिए वक्फ बना है, सज्जन कमेटी की रिपोर्ट थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी जो ये शो करते हैं, अगर उसको आमदनी करें तो 12,000 करोड़ रुपए की आमदनी होनी चाहिए वार्षिक। ये दिखाते कितना है? 193 करोड़। तो जब आप 193 करोड़ दिखाते हो, उसमें भी जो वक्फ के लिए दिया है कि महिला, जो गरीब मुस्लिम महिला है, उसको आप महवारी दोगे, कुछ आर्थिक मदद, विधवा तलाकशुदा महिला के लिए आप आश्रय गृह बनाओगे, गरीब मुस्लिम बच्चों के लिए आप पढ़ाई का इंतजाम करोगे, स्कूल शिक्षा दोगे, आप अनाथालय बनाओगे। लेकिन ये सारा कुछ पूरा जब सर्वे किया गया तो एक भी काम बड़े पैमाने पर नहीं किया गया। तो जब आप उसका काम ही नहीं कर रहे हो, तो ये केवल काम यही कहते हैं कि कुंभ की जमीन मेरी है, ये प्रयागराज मेरा है, ये विधानसभा मेरी है। जब सब कुछ आपका है तो यहाँ के मूल रहने वालों का क्या है? ये हिंदू और मुसलमान का प्रश्न नहीं है। इस प्रकार के नासमझी के बयान देने वालों का के कारण ही ये विसंगतियां पैदा होती है। मैं समझता हूँ ये भी अंसार राजा को बहुत पढ़ने की जरूरत है। वो बहुत से जो धार्मिक धर्मगुरु हैं उनसे कुछ सीखे। देखिए, ये एक दलित समुदाय को, जो सनातन के दूसरे वर्ग है, उनसे लड़ाने की साजिश समाजवादी पार्टी कर रही है। आप पहले इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के राष्ट्रीय महासचिव बना के धर्म ग्रंथ को जलवाया। उसके बाद इन्होंने अबू आजमी से कह के एक बयान औरंगजेब को लेकर दिलवाया और वहां पर दंगे करा दिए। जब उससे निजात नहीं मिली तो इन्होंने देखा कि सनातन कुंभ के बारे में मिल गया है, तो दलित को इनसे सबसे अलग करो। इसके लिए एक दलित सांसद तलाशा उन्होंने, और दलित सांसद को तलाश के कोई ताज्जुब करेगा कि वो ऐसा कह सकते हैं, और जान के उन्होंने गाली दिलवाई एक भारत के योद्धा को, जिसमें राष्ट्रवादी लोग खड़े हो जाए, फिर कहें ये तो ऊंची जात के लोग हैं, एक दलित सांसद को क्या कह रहे हैं। जान के उत्तेजना कहते दो दो हाथ करेंगे। आप ऐसा बयान दोगे दो दो हाथ करेंगे, तो दो दो हाथ करोगे तो क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं सबसे अपील करूंगा, ये साजिश है, किसी को प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं, किसी को कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने श्री राम अपने सुमन जी को ले के बाद एक और रामचल राजभर को लिया है, जान के कि दलित को से कहलाने, वो इंद्रजीत सरोज को लिया है, और जान के छांटते हैं। ये छांटते ऐसे लोगों को है कि वो कुछ ना कुछ बोल दे। इंद्रजीत सरोज के माध्यम से उन्होंने देवी देवताओं को गाली दिलाई, उनकी शक्ति को चुनौती दिया। तो उनकी शक्ति को चुनौती दिया, वो समझते हैं कि उनकी क्रिया को प्रतिक्रिया करके कोई उनके साथ अशिष्टता कर दे, और फिर वो धरने पे बैठ जाए और कहे कि दलित का अपमान, दलित का अपमान। मैं कहूंगा कि सारे, चाहे जो दलित है, चाहे सवर्ण है, चाहे पिछड़े हैं, ये राजनीतिक दलों की साजिश को समझिए। ये 2027 के चुनाव के लिए इस प्रकार के गलत बयानबाजी के कारण ये सबको बांटना चाहते हैं, इससे सावधान रहें। देखिए, अभी भारत के राजनीतिक इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना आजादी के बाद की है। एक गरीब, पिछड़ा और खासतौर से विधवा महिला और तलाकशुदा महिलाओं के लिए एक वरदान बन के ये जो वक्फ का अधिनियम है वो आया है।
धारा 370 के संदर्भ में भी एक अधिनियम पारित हुआ, ट्रिपल तलाक के उसमें भी हुआ। यानी प्रधानमंत्री मोदी एक सुधार के परिचायक बने। अब एक पूरे देश में बहस छिड़ी है कि वन नेशन वन इलेक्शन, कि एक साथ विधानसभा और लोकसभा के चुनाव हो और उनके 100 दिन के बाद जो स्थानीय निकाय के चुनाव हो उनकी भी प्रस्तावना हो। एक पूरे एक कमेटी बनी थी पूर्व राष्ट्रपति आदरणीय रामनाथ कोविंद जी के अध्यक्षता में, जिसमें अमित शाह जी भी थे, गुलाम नबी आजाद भी थे। इन लोगों ने पूरा एक बृहत 47 राजनीतिक दलों से परामर्श किया, जिसमें 32 राजनीतिक दलों ने इसे लागू करने के लिए कहा। अब पूरे देश में पूर्व न्यायाधीश हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के हैं, चाहे हाई कोर्ट के हैं, अधिवक्ता है, अध्यापक हैं, व्यापारी हैं, समाज के विभिन्न वर्गों से आज परामर्श का दौर इसमें चल रहा है। और जगह जगह की वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इससे लाभ क्या है? ये आर्थिक केवल बचत नहीं है, उन बचतों से जो गरीबों के उन्नति का एक भाव छिपा है, उसको भी इस वन नेशन वन इलेक्शन के उसमें हम लोग जगह जगह बता रहे हैं। और मैं कह सकता हूँ कि ये वरदान साबित होने वाला है और मोदी जी के इस युग में एक कड़े निर्णय और राष्ट्र के लिए मजबूती के निर्णय वो आज पर्याय बने हैं। तो ये उन्नाव में कल शाम को तय हुआ। आज हजारों लोगों की जो भीड़ है, रास्ते भर लोगों ने स्वागत किया। कम से कम मैं समझता हूँ 1 दर्जन से ऊपर जगह पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। केवल शाम को ये हुआ कि हम लोग आएंगे और इसे मोदी जी के प्रति आकर्षण है। आज हजारों लोग सभागार और उसके बाहर आए हैं। ये बहुत भारी समर्थन वन नेशन वन इलेक्शन को मिल रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ये जल्दी ही इसके पूरा विधेयक आपकी रिपोर्ट